जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इतिहास के चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। यह वीडियो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। हम लोग को पढ़ना था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध। कि जो प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, उससे इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए और इससे भारत का क्या संबंध रहा, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग प्रथम विश्व युद्ध का थोड़ा सा शॉर्ट में संक्षेप में इसका परिचय देखेंगे कि क्या था। प्रथम विश्व युद्ध विश्व के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। यह जो लड़ाई लड़ी गई थी वो यूरोपीय देशों के बीच हुई थी। जो भी यूरोपीय देश है मुख्य रूप से उन्हीं के बीच लड़ी गई थी। और इस युद्ध का मेन जो मकसद था, जो मुख्य कारण था, वो यह था कि औपनिवेशिक साम्राज्यवाद को यहाँ पे फैलाना था। जितने भी यूरोपीय देश थे वो सभी अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे और यहाँ पे उपनिवेश की स्थापना दुनिया भर में वो करना चाहते थे। और इसी के लिए युद्ध हुआ था, उसी का ये परिणाम था। युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और युद्ध दो गुट में बंट के हुआ था। पूरा विश्व इस टाइम पे देखा जाए तो मुख्य रूप से जितने भी शक्तिशाली देश हैं वो दो भाग में बंट के लड़ रहे थे। पहला गुट था मित्र राष्ट्र और दूसरा गुट था केंद्रीय शक्तियाँ। इन्हीं दोनों के बीच में ये युद्ध हो रही थी। पहले गुट में जो मित्र राष्ट्र हैं उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और 1917 के बाद अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था। यानी कि मित्र राष्ट्र में 4 देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और 1917 के बाद अमेरिका। तो एक गुट ये था। दूसरा जो केंद्रीय शक्ति है उसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और इटली था। तो मुख्य रूप से इन्हीं देशों के बीच युद्ध चल रहा था। यह युद्ध लगभग 4 वर्षों तक लड़ा गया। यानी कि यह युद्ध जो है प्रथम विश्व युद्ध वो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। तो इतने दिन तक ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व को राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। जब इस युद्ध का अगर परिणाम देखा जाए तो इससे सिर्फ ये जितने देश लड़ रहे थे, ये दो गुट में जो देश लड़ रहे थे, उन्हीं को नुकसान नहीं हुआ। इसका प्रभाव सिर्फ उन्हीं पे नहीं पड़ा, बल्कि इसका प्रत्यक्ष रूप हो या अप्रत्यक्ष रूप हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। पूरे विश्व की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ा, पूरे देश के आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इसी के वजह से आगे चल के 1929-30 के टाइम पे विश्व आर्थिक मंदी भी इस वजह से आ जाता है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही विश्व आर्थिक मंदी भी आया था। एक बहुत बड़ा ये कारण था उसका। तो कहने का मतलब है कि पूरे विश्व को ये एक तरह से प्रभावित किया था प्रथम विश्व युद्ध। अब यहाँ पे है कि कारणों के साथ भारत का क्या संबंध रहा, भारत का इसमें क्या भूमिका रहा, कैसा संबंध रहा। तो प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा गया। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब अभी बताएं कि जितने भी यूरोपीय देश हैं वो उपनिवेश की स्थापना करना चाहते थे और उपनिवेश की स्थापना करने के लिए अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए ही ये युद्ध हुआ था। तब यहाँ पे सवाल है कि आखिर ये लोग अपने साम्राज्य को फैलाना क्यों चाहते थे, इतना उपनिवेश क्यों स्थापित करना चाहते थे, उसकी वजह क्या थी। तो उसकी वजह ये थी कि इसी समय औद्योगिक क्रांति हुआ था, बहुत सारे उद्योग खुल रहे थे और उन उद्योगों से जो उत्पादित वस्तुएं थी, जो सामान था, उन सभी को बेचने के लिए एक बाज़ार की आवश्यकता थी और बाज़ार की आवश्यकता के लिए ही यहाँ पे उपनिवेश की स्थापना की जा रही थी, साम्राज्य को अपना फैलाया जा रहा था। और उसी के लिए ये प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, ताकि उसका अपना उपनिवेश रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए उसका मार्केट भी सुरक्षित रहता, उसका बाज़ार भी सुरक्षित रहता। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसका गुलाम था। और ब्रिटेन अब तक जितना भी अपना उपनिवेश बनाया था उसमें भारत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका क्षेत्र भी बड़ा था, संसाधन भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध था और यहाँ पे जनसंख्या भी अच्छी खासी थी, तो मार्केट भी इसका अच्छा बन जाता था। तो इसलिए यहाँ पे ब्रिटेन के लिए सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। इसे प्रथम युद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। और इतना महत्व होने के कारण ही अंग्रेज किसी भी हाल में
यहाँ पे भारत से अपना कमान नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो ब्रिटेन लड़ रहा था, स्थिति खराब थी, लेकिन फिर भी ऐसे भी हालात में वो भारत को वो खोना नहीं चाहता था। तो भारत को सुरक्षित रखना, यहाँ पे अपना शासन व्यवस्था स्थापित रखना, इसकी पहली प्राथमिकता थी। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है। तो जैसे ही वो युद्ध में शामिल होता है, ब्रिटिश सरकार भारत को अपने पक्ष में रखने के लिए घोषणा कर देता है कि भारत में एक अच्छे सरकार की स्थापना हो। ये ब्रिटिश सरकार का पहला लक्ष्य है और इस तरह से वो यहाँ पे अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग के विकास हो सके और उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिल सके। तो यहाँ पे अपने ये फ़ायदे को बढ़ाने के लिए, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए 1916 में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे आयात शुल्क भी लगा दिया था कि जो भी कपड़ा उद्योग है उनको आयात शुल्क देना पड़ेगा। तो ये सब काम भी यहाँ पे किया गया था। प्रथम युद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे भारत में कौन कौन सी घटनाएं हुई उसके बारे में हम लोगों को देखना है। विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों का ही देन थी। तो यहाँ पे भारत में जो भी घटनाएं उस टाइम पे घट रही थी, एक तरह से वो विश्व युद्ध से ही प्रभावित होकर के घट रही थी और कई सारी घटनाएं घटी। इसने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की जिससे भारतीय राष्ट्रवाद ज़्यादा परिपक्व हुआ। हम लोग पीछे की क्लास में अगर पढ़े होंगे तो वहाँ देखे हैं कि जब भारत यहाँ पे विश्व युद्ध जब चल रहा था और पूरा दुनिया, यहाँ पे दुनिया के देश ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जब देश युद्ध करने में व्यस्त था, खास करके अगर हम लोग अपने देश के पक्ष में देखें तो जब ब्रिटेन यहाँ पे विश्व युद्ध में व्यस्त है तब भारत के उद्योगों को फलने फूलने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है, क्योंकि वहाँ के जो सरकार है वो युद्ध में लग जाता है, उसका ध्यान युद्ध की तरफ खींचा चला जाता है, मतलब युद्ध में वो लगा हुआ है। और भारत के जो उद्योगपति उनको एक अच्छा मौका मिल जाता है और वो यहाँ पे अपने उद्योग को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं और उस टाइम पे भारत का उद्योग काफ़ी विकसित भी होता है। तो ये विश्व युद्ध ऐसा था जिसके कारण भारत के में एक नई आर्थिक नीति आया, एक राजनीतिक स्थिति पैदा किया और इससे भारत के राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा परिपक्व हो गया था। कई सारे यहाँ पे नेता भी इस टाइम पे उभर के आए थे। युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन में भरोसा था। देखिए, जब युद्ध शुरुआत हुआ था तो अंग्रेजी सरकार ने भारत से ये कहा था, जो भी घड़ी भारत के नामी जो नेता थे, जैसे यहाँ पे नाम आ रहा है बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी की, तो इनको ये आश्वासन दिया गया था, इनको ये दिलासा दिया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा कि जैसे ही भारत में युद्ध के परिणाम आ जाएंगे, यानी कि विश्व युद्ध जो चल रहा है उसमें ब्रिटेन की हार हो या जीत हो, युद्ध के परिणाम आते ही ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर देगा, स्वराज घोषित कर दिया जाएगा भारत को, ये आश्वासन दिया गया था। और इस वजह से बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की मदद भी की थी। तो इनको मदद किया था। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूटा। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा था, युद्ध चलते जा रहा था, भारतीयों को यहाँ पे लग रहा था, यानी कि जैसे ही परिणाम आता है तो ब्रिटिश सरकार बदल जाती है, वो अपना वादा पूरा नहीं करती है, तो भारतीयों को अपना भ्रम यहाँ पे टूटता है। रक्षा व्यय में इजाफा के साथ ही भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ाया गया था। तो यहाँ पे भ्रम इन लोगों का टूटा कैसे कि ये जो भारत के लोग हैं उन पे टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया, अब इनको ज़्यादा टैक्स चुकाना था। इस कारण से महंगाई का दर भी काफ़ी बढ़ गया था। तब यहाँ के जो तत्कालीन राष्ट्रवादी नेता लोग थे, उन लोगों ने सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, उन पे दबाव डालने लगा कि हमें स्वराज दे दिया जाए, यानी कि अपने देश का शासन हम खुद चलाएं, एक तरह से हमें आज़ाद कर दिया जाए। और इसी के ध्यान में रखते हुए 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पे एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है होम रूल आंदोलन। तो इन्होंने होम रूल आंदोलन का शुरुआत कर दिया। ये आंदोलन आयरलैंड में किया गया था पहले, तो आयरलैंड से प्रेरित होकर वहाँ से प्रेरणा लेकर के बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया। होम रूल का मतलब था, होम मतलब घर, रूल मतलब शासन, यानी कि घर का शासन, जो भारत के लोग हैं वही भारत पे शासन करेंगे। तो ये होम रूल आंदोलन की शुरुआत
1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कर दिया जाता है। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलनों का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगहों पर विकास हुआ। तो जब ये विश्व युद्ध चल रहा था उसी टाइम पे भारत में और भी कई सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए, विश्व में भी अलग अलग जगह पे कई सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए। भारत में क्रांतिकारी संगठन बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब के समेत उत्तर भारत तक फैल गया था। यहाँ तक लोग क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे। तो वहीं अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कर भारत के सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। तो जब विश्व युद्ध चल रहा था तो देश के अलग अलग हिस्से में यहाँ पे क्रांतिकारी संगठन उभर के सामने आ रहा था। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे भारत के क्रांतिकारी संगठन उभर रहे थे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है कि 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका और कनाडा में जो लोग बसे हुए थे भारत के, उनके साथ मिल करके गदर पार्टी नामक एक संगठन की स्थापना किए थे, जो कि एक तरह से क्रांतिकारी संगठन ही था। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ही 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई। पहला यह कि कांग्रेस के दोनों दल गरम और नरम दल एक हो गए। हम लोग पढ़े हैं कि कांग्रेस जो है वो दो भागों में बढ़ चुका था, गरम दल और नरम दल। लेकिन 1916 में ऐसी घटना घटती है कि ये दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में समझौता हो जाता है, एक तरह से गठबंधन हो जाता है, और गरम दल और नरम दल ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए एक चिंता के विषय होती है। दूसरा देखें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता हो गया। तो यहाँ पे दो घटनाएं घट गई थी जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही चिंता का विषय था। पहला कि कांग्रेस जो दो भागों में बटा हुआ था, नरम दल और गरम दल, ये दोनों एक हो गया था। और दूसरा जो हम लोग का यहाँ के जो लोग हैं वो धर्म के नाम पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में बटे हुए थे, जो मुस्लिम लीग अलग मुसलमानों का एक संगठन था, ये दोनों भी आपस में समझौता कर लेते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो जाता है कि वो आंदोलन साथ में चलाएंगे। और ये दोनों ही घटनाएं ब्रिटिश सरकार के लिए एक तरह से सिर दर्द था, उसके लिए चिंता के विषय बन गया था। युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष उनके द्वारा संचालित 3 सफल सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ। इसी टाइम पे एक और घटना क्या हो गया कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, और यहाँ पे आते हैं तो 2 वर्षों तक तो कोई खास काम नहीं करते हैं। यहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन 1917 में कुछ घटना घटती है भारतीय इतिहास में। गांधी जी के द्वारा कुछ ऐसे काम किया जाता है जिससे कि गांधी जी पूरे भारत में और भी चर्चित हो जाते हैं और भी ये पॉपुलर हो जाते हैं। और वो 3 घटना क्या थी? पहला ये 1917 में बिहार में, बंगाल में, ये बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह कर दिए। दूसरा ये अहमदाबाद गुजरात में खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन कर दिए। और ये तीनों ही आंदोलन गांधी जी का सफल रहा था, जिसके कारण गांधी जी का जो नाम है वो पूरे भारत में सब लोग जान गए थे। इसके पहले भी वो दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से रंगभेद नीति के लिए काम किए थे उससे भी वो भारत में चर्चित थे। लेकिन जब भारत में ये 3 आंदोलन चलाएं तो इससे और ये चर्चा के विषय में बन गए। गांधी जी एक नए लीडर के रूप में और उभर के सामने लोगों के सामने आए। तो ये सब कुछ घटनाएं हो रही थी। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी, फिर आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी, जिससे नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होने लगे। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसका जो प्रभाव है भारत पे भी पड़ा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। गड़बड़ी ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ते चली गई। यहाँ की जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो मंद पड़ गई। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और यहाँ पे महंगाई भी बढ़ने लगी थी। महंगाई अपने चरम पे पहुँच गया था, जिससे यहाँ पे मजदूर, दस्तकारों, किसानों का सबसे ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ा। सबसे ज़्यादा अगर इसका बुरा प्रभाव किसी पे पड़ा तो वो हैं यहाँ के मजदूर किसान लोग, उन पे इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट से घिर गया था। हम लोगों के देश पे उसी का शासन है। वो खुद विश्व युद्ध में
व्यस्त था और युद्ध में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका था, जिससे कि यहाँ पे इंग्लैंड में भी, ब्रिटेन में भी अर्थव्यवस्था वहाँ के संकट से घिरा हुआ था, यानी कि वहाँ की भी आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। भारत में होने वाला उनका आयात रुक गया। जो भी भारत में आयात निर्यात करते थे, जो भी वहाँ से यहाँ सामान आता था, वो चीज़ रुक गया, जिसके कारण भारतीय उद्योग फले फूले थे। अभी हम बताएं कि इस टाइम पे भारत के लिए एक यही फायदा हुआ कि भारत का उद्योग यहाँ पे फला फूला था। भारतीय उद्योगपतियों का एक वर्ग इस परिस्थिति में उदित हुआ, आगे मैं बढ़ा, एक नया वर्ग जिसमें हम लोग रतन टाटा, उसके बाद दादा भाई नौरोजी, फिर बिरला, ये लोग जो आ जाते हैं नए नए उद्योगपति, इन लोगों का विकास इसी टाइम पे हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे इन लोगों को मौका मिल गया था अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, स्थिति बदल जाती है। जब तक युद्ध चल रहा था तब तक तो इन लोगों को खूब फायदा हुआ, खूब फले फूले, लेकिन युद्ध खत्म होते ही स्थिति बदल जाती है। पुनः भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ जाता है। भारतीय उद्योगपति सरकार से चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर सरकार भारी शुल्क लगाए ताकि उनका घरेलू उद्योग बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्थिति बदल जाएगा, अंग्रेज फिर से अपने उद्योग को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जो भी उद्योगपति इस पर दबाव डाल रहे हैं कि उस पर भी टैक्स लगाया जाए, उस पर भी कर लगाया जाए, ताकि इनका भी दोनों के सामान की जो कीमत है लगभग बराबर रहे, ताकि भारतीय जो उद्योग है वो भी फले फूले। लेकिन अंग्रेज तो ऐसा करेगा नहीं, वो ऐसा नहीं करता है। इस परिस्थिति में उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा दबाव बनाकर यह प्राप्त किया जा सकता है। तो जब अंग्रेज सरकार इस बात को नहीं मानती है तो उद्योगपतियों के मन में यही बात आता है कि अगर अपने बात को मनाना है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, और उस आंदोलन के तहत अंग्रेज़ों पे, अंग्रेज़ी सरकार पे दबाव डालना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ये जो मांग है वो सरकार मानेगी। तो इस चीज़ को भी वो लोग महसूस कर रहे थे। प्रथम महायुद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बनाया था। युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया था। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होता है, उन्होंने अपना उपनिवेश खत्म करने के बजाय उस पर और कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर लिए थे। बताए थे भी कि अंग्रेज बोला था कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा वो सभी उपनिवेशों को आज़ाद कर देंगे, लेकिन जैसे ही युद्ध का परिणाम आता है ये लोग फिर से उसे अपना उपनिवेश बनाने में लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत में, तो भारत में इसका उदाहरण है रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था। तो ये उसी का एक उदाहरण है। इस एक्ट के तहत किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। अंग्रेज ये वादा किया था कि जैसे ही युद्ध के परिणाम आ जाएगा तो यहाँ पे युद्ध के परिणाम आने के बाद वो भारत उपनिवेश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन जैसे ही परिणाम आता है ये यहाँ पे लागू कर देते हैं रॉलेट एक्ट। इसके तहत वो किसी को भी बिना अदालत में मुकदमा चलाए ही वो जेल में बंद कर सकते थे। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लोगों से वादा किया गया था कि आपको हम आज़ाद कर देंगे। जब उन्हें नहीं आज़ाद किया जाएगा तो ये लोग आंदोलन करेंगे यहाँ के लोग, और जब आंदोलन करेंगे तो इन पे मुकदमा चलाने के लिए कोई तो कानून चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पे रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए ही जेल में लोगों को बंद कर दिया जा सकता था। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जब इसका विरोध किया गया तो इसी के कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही दुखद घटना रही थी। उसके बारे में आगे हम लोग अभी देखेंगे। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, जिसमें लोगों पर पाशविक अत्याचार किया गया। मार्शल लगा करके पशुओं जैसा यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया गया था, यानी कि अंग्रेज अपना उपनिवेश स्थापित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। वो हर तरह से इसको स्थापित करने में लग गया था। महायुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर उठी, उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास अवश्य किया। जो भी महायुद्ध के बाद यहाँ पे आंदोलन हुआ था, उसको दबाने के लिए सरकार कुछ अच्छा काम भी करता है, जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना गया है।
इस प्रस्ताव में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया था। जो प्रांतीय विधायी परिषद था उसका आकार बढ़ाया गया और ये भी निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनकर आएंगे, जनता द्वारा चुना जाएगा। केंद्र के दोनों सदन, जिसमें एक था लेजिस्लेटिव असेंबली जो निचला सदन था जिसे हम लोग आज लोकसभा कहते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट उच्च सदन जिसे आज हम लोग राज्यसभा कहते हैं, इन दोनों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। मगर भारतीय राष्ट्रवादी इन मामूली छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे और स्वराज या राजनीतिक की छाया मात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अतः वे लोग निर्णायक राजनीतिक संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए। तो यहाँ पे जिस तरह के आंदोलन हो रहा था उसको दबाने के लिए सरकार कई तरह की नीति बनाता है। विधान परिषद में जनसंख्या को बढ़ाता है, जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जनसंख्या को बढ़ाता है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसमें जनसंख्या को बढ़ाता है, और यहाँ के लोगों को दिलासा दिलाने का कोशिश करता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इन सबसे परे हो गए थे। उन लोगों को अब पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए था। वो अब अंग्रेज के इस झांसे में नहीं आने वाले थे, इसलिए वो अब यहाँ पे अगर ब्रिटिश सरकार चाहे भी तो उनको अपने झांसे में नहीं ले सकता था। कहने का मतलब है अब ये लोग राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार हो गए थे और अपने आप को आज़ाद करने के लिए पूर्णतः तैयार थे। प्रथम महायुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव खिलाफत आंदोलन के रूप में भी सामने आया। प्रथम महायुद्ध में ऑटोमन तुर्की, जो इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता था, की हार हो चुकी थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो तुर्की का इसमें हार हो गया था, और इस हार के वजह से यहाँ पे एक अफवाह फैल गया था कि अब जो है वो तुर्की का जो शासक है वो खलीफा नहीं होगा, मतलब वहाँ के जो राजा है वो नहीं होगा। उसी को यहाँ पे राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त था और इस्लामिक अधिकार भी इसी को प्राप्त था। तो जैसे ही ये अफवाह उड़ा कि जो यहाँ तुर्की का जो व्यक्ति है, खलीफा है, उसको यहाँ सत्ता से हटाया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे भारत के जो लोग हैं वो नाराज़ हो गए। भारत के जो मुसलमान लोग हैं वो इस बात से नाराज़ थे क्योंकि तुर्की में खलीफा के पद को हटा दिया गया है, ऐसी अफवाह उड़ी थी। उधर 1916 में लीग कांग्रेस का समझौता भी हो गया था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों और हिंदुओं के लिए साझी राजनीतिक जमीन पहले ही तैयार कर दिया गया था। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पहले से ही एक था, ऊपर से यहाँ पे एक हो गया खिलाफत आंदोलन, जिकरा में ये दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे भारत में। तो यहाँ पे ये आंदोलन चल रहा है। गांधी जी इस चीज़ को बहुत बेहतर समझते थे और ऐसी स्थिति में गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को भावी राजनीतिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। गांधी जी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। देश के बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं। होम रूल आंदोलन चल रहा है, खिलाफत आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो चुका है। तो गांधी जी के पास एक अच्छा मौका था असहयोग आंदोलन चलाने के लिए, क्योंकि देश की जनता अब एक हो रही थी। जो भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी वो भूलकर ये लोग एक हो चुके थे। तो गांधी जी इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और आगे चल कर असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उसकी रूपरेखा इन्होंने तैयार कर दिया। महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि गोरों की प्रतिष्ठा घटी। जो अंग्रेज़ों की पहले प्रतिष्ठा थी, जो भारत में उनकी इज्जत थी, वो अब कम हो गई थी। साम्राज्यवाद के आरंभ से यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय संस्कृति श्रेष्ठता का विचार दिया था। हम लोग पढ़े हैं, जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे हिंद चीन के राष्ट्रवाद, वहाँ भी देखे थे, यहाँ भी देख रहे हैं। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। अपने जो भी जहाँ पे उपनिवेश था वहाँ के उपनिवेशिक लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग के भी जहन में बैठ गया था कि जो गोरे लोग होते हैं वो उपनिवेशिक लोगों से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध में इनकी जो लड़ाई हुई और इस लड़ाई में जो इनकी नुकसान हुई, उस वजह से यहाँ पे लोगों का ये भ्रम टूट गया था और लोगों में जो गोरों को लेकर के जो रिस्पेक्ट था, जो यहाँ पे उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई थी, वो अब ख़त्म होने लगी थी। युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया तथा अपने विरोधियों द्वारा उपनिवेशों में बर्बर और असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया। यहाँ पे जब युद्ध शुरू हुआ तो ये लोग खुद ही अपने एक दूसरे का बुराई करना शुरू कर दिए कि वो उसका बुराई कर रहा है, वो उसका बुराई कर रहा है।
और यहाँ पे जो उपनिवेशिक लोग थे उनको पता चला कि असल में ये लोग श्रेष्ठ नहीं है, ये लोग तो हमारा शोषण कर रहे हैं। तो एक तरह से ये कहा जाए कि इन लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली, एक दूसरे के बुराई करने में। जैसे ही आमने सामने विरोधी आए तो एक दूसरे का बुराई करने लगे, उसकी कमियों को गिनाने लगे, जो भी उनका उपनिवेश था उन उपनिवेशों में बताने लगे कि देखिए कैसे वो आपका शोषण कर रहा है। तो इस कारण से भारत में भी गोरों का जो प्रतिष्ठा है वो घट गया था। स्वाभाविक तौर पर उपनिवेश हो, जैसे कि भारत की जनता ने दोनों पक्षों पर विश्वास किया और गोरों की श्रेष्ठता का भय उनके मन से उठने लगा। उनकी श्रेष्ठता जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। भारतीय इस भ्रम से बाहर निकलने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण के लिए पृष्ठभूमि का भी निर्माण किया था, जो गांधी युग के नाम से जानते हैं, जो कि 19 से 1947 तक चलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गांधी युग कब से कब तक चला। तो गांधी युग माना जाता है 1919 से 1947 तक। और ये गांधी युग के शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था, क्योंकि इसी के बाद गांधी जी यहाँ पे असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ के, देश की जनता को जोड़ करके। और यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बाद सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन को करेंगे और यहाँ से गांधी युग की शुरुआत होती है। तो कहने का अर्थ है कि गांधी युग की पृष्ठभूमि जो तैयार हुई वो प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही हुई। अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो शायद गांधी भी इतना पॉपुलर नहीं हो पाते। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अभी हम बता दिए हैं कि गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और भारत में आकर के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, ताकि जो भी काम है वो यहीं से किया जाए। उसके बाद चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी प्रभावशाली नेता, राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाए थे। तो ये भी अभी हम पढ़ चुके हैं कि 1917 के बाद जो चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा आंदोलन है, अहमदाबाद आंदोलन है, इन आंदोलनों में जो इनका सफलता प्राप्त हुआ, जो ये सफल हुए, उसके बाद गांधी जी पूरे भारत में एक प्रभावशाली राजनेता के रूप में उभरे। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल और मुस्लिम लीग के नेताओं को साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। तो जो गांधी जी वो उनका कांग्रेस के साथ भी अच्छा संबंध हो गया, होम रूल आंदोलन जो चला था उसमें भी ये शामिल हो गए, मुस्लिम लीग के साथ भी ये संबंध बना लिए, उधर खिलाफत आंदोलन के साथ भी जो चल रहा था उसमें भी इन्होंने सपोर्ट कर दिया और इन सब से ये जुड़ गए और इन सब को जोड़ के ही आगे ये असहयोग आंदोलन करेंगे। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। तो जो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार नियम ला रहा था और जो रॉलेट एक्ट लाया था, इसी के विरोध में यहाँ पे ये सत्याग्रह की भी शुरुआत करेंगे, इन लोगों को मिलाकर, इन संगठनों के साथ मिल करके। अब यहाँ पे देखेंगे रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों का सुझाव दिया था। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो परिणाम आने के बाद ब्रिटेन फिर से यहाँ पे अपना उपनिवेश स्थापित करने में लग गया और इसके कारण भारत के लोग यहाँ पे कई सारे क्रांतिकारी घटनाओं का अंजाम दिए। तो इस घटनाओं को, ये अंजाम को, ये क्रांतिकारी जो भी घटना आंदोलन हो रहे थे उसको दबाने के लिए यहाँ पे जो व्यक्ति है चेम्सफोर्ड, उसने सिडनी रॉलेट नाम के एक जज था, उसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन करता है। ये सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में ही उसका गठन होता है, इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे सिडनी रॉलेट जो है वो कहता है कि अगर ये क्रांतिकारी घटनाओं को, इन आंदोलनों को दबाना है, इसको रोकना है, तो इसके लिए कुछ दंडात्मक कानून बनाना होगा जिसमें इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिसके वजह से ये लोग आंदोलन न करें। समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित भी कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। तो जो नियम लाया गया रॉलेट के, जो सिडनी रॉलेट है, उसके सुझाव के दौरान,
तो इसमें एक नियम बना कि एक अलग कोर्ट होगा और जो भी इस नियम के तहत पकड़े जाएंगे, रॉलेट एक्ट के तहत जो भी पकड़े जाएंगे उनका सुनवाई उसी कोर्ट में होगा और उस कोर्ट में फैसला होने के बाद वो किसी और कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है। जो दोषी है वो अपने आप को साबित करने के लिए किसी दूसरे कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था, यानी कि शक के आधार पे बिना बताए बिना वारंट के किसी भी तरह वो कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, ऐसा इस कानून में था। महात्मा गांधी जी ने इस बात को बहुत ही बुरा बताया, इस कानून को गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा व्यक्तियों के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला कानून है। तो महात्मा गांधी इस रॉलेट एक्ट का विरोध किए, जो कानून आया उसका विरोध किए कि ये स्वतंत्रता और व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करने वाला कानून है, ऐसा कानून नहीं आना चाहिए। इस रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा का आयोजित की गई और गिरफ्तारियां भी दी गई। तो यहाँ पे एक सत्याग्रह का शुरुआत करते हैं जिसमें कई सारे गिरफ्तारी भी होती है। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल आयोजित किया जाता है। यहाँ से हम लोग घटना देखेंगे जो कि जालियांवाला बाग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल किया गया इस कानून के विरोध में कि रॉलेट एक्ट नहीं आना चाहिए। कई जगहों पर आंदोलन हिंसात्मक हो गया था, लड़ाई झगड़ा भी तोड़फोड़ भी हुआ। विरोध के अंतिम परिणति 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड के रूप में हुआ। तो यहाँ पे जो ये चल रहा था रॉलेट एक्ट के विरोध में, जो भी यहाँ पे हड़ताल चल रहा था, इसमें कई सारे हड़ताल यहाँ पे हिंसात्मक भी हो जाते हैं और इसमें जो ये चल रहा है आंदोलन उसमें 13 अप्रैल को जा कर के ये ख़त्म होता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा घटना घटती है और उस घटने के साथ ही ये ख़त्म हो जाता है। हम लोग देखेंगे कि आखिर 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, क्या थी उसकी कहानी। जालियांवाला बाग हत्याकांड, विश्व युद्ध जनित घटनाओं का प्रभाव पंजाब में सबसे ज़्यादा पड़ा था और इस कारण वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा आंदोलित हो उठे थे। वो लोग यहाँ पे ज़्यादा आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। 6 अप्रैल के जो हड़ताल हुआ था, अभी जो देखे 6 अप्रैल 1919 के पूरे देश में हड़ताल हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के जो 2 स्थानीय नेता थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा है किचलू। तो डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानी को समझिए बढ़िया से। जैसे ही यहाँ पे रॉलेट एक्ट आता है, इसके विरोध में पंजाब में भी आंदोलन हो रहा है और पंजाब में जब 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल था तो वहाँ भी हुआ और इसी दौरान यहाँ पे 9 अप्रैल को 2 नेता को, एक हैं सत्यपाल और एक हैं किचलू, तो उनको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, सत्यपाल और किचलू को। और ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य भी थे, यानी कि कांग्रेस के एक तरह के ये सदस्य भी थे। आगे जो अधिवेशन होने वाला था कांग्रेस के, उसका स्वागत करने का भी जिम्मेवारी इनके ऊपर था। तो इनकी गिरफ्तारी के ही विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। लोगों ने मीटिंग किया कि हम लोग वहाँ पे शामिल होंगे और इसी पे बहस करना था, इसी पे बात करना था कि कैसे उन्हें निकाला जाए, जेल से छुड़ाया जाए। जहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी थी। जो भी वहाँ पे निहत्थे लोग शामिल थे, जो भी सभा में गए थे, उन सभी पे जनरल ओ डायर ने यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दे दिया था और यहाँ पे हजारों लोग मारे गए थे। आज भी उसका निशानी देखने को जालियांवाला बाग में मिलता है। आज भी गोलियों के निशान, खून के धब्बे दिखने को मिलते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे घायल भी हुए थे। जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड तो हुआ ही, उसमें तो लोग मारे ही गए। उसके बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और वहाँ के लोगों के साथ पशुओं के जैसा व्यवहार किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। पूरा एक तरह से पंजाब में नरसंहार मच गया था।
इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की अपनी उपाधि त्याग दी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने भी कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिए थे, उसका त्याग करके इस घटना का विरोध किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी थी। तो यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक घटना हमारे देश में घटी थी। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हो गए थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को देख रहे हैं कि इन्होंने नाइट की उपाधि त्याग दी। यहाँ पे शंकरन नायर हैं, उन्होंने वायसराय के साथ काम करना बंद कर दिए। गांधी जी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिए। और इससे यहाँ पे जिन लोगों में अब तक राष्ट्रवादी भावना नहीं जगी थी भारत के लोगों में, उनका भी अब खून खौल उठा था जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुने, उसके बारे में जाने, उसे देखे। तो यहाँ पे लोगों के अंदर खून खौल उठा और यहाँ से हमारे देश का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो एक नई रफ्तार पकड़ती है। यहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उग्र हो चुके थे और अंग्रेज को यहाँ से भगाने के लिए हर तरह से ये लोग तैयार हो चुके थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया जान फूंका था। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे इसमें जो आने वाला है असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसान आंदोलन, उन सबको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।